जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय समाजवाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा हिंद प्रकाश बौद्ध। आज का दिन बड़ा गहमा गहमी का रहा, खासतौर से दिल्ली और दिल्ली में भी संसद के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण। कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। उम्मीद है कि महिला आरक्षण बिल पारित हो जाएगा और जो 543 सांसद चुन करके जाते हैं उनमें 1/3 महिलाएं अब संसद में पहुंचेंगी, माने 181 महिलाएं पहुंचेंगी। लेकिन ये इसी 2024 में नहीं होने जा रहा। अगर होगा भी, पारित होगा भी, तो इसके आगे होगा, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं। सर्वेक्षण होना, मंजूरी होना, राष्ट्रपति के पास बिल जाना, तो इस प्रकार से विलंब लग सकता है। संसद के लोकसभा में, विधानसभाओं में, विधान परिषद में नहीं, विधानसभाओं में भी आरक्षण होगा महिलाओं का, लोकसभा में भी होगा, 1/3 आरक्षण होगा। तो इस आरक्षण के माध्यम से एक बहस चल पड़ी है कि इससे कितना महिलाओं का फायदा होगा, क्योंकि जो SC आरक्षण आया, ST आरक्षण आया, OBC आरक्षण आया, उससे कितने SC ST का भला हुआ, कितने OBC का भला हुआ, कुछ लोगों को भागीदारी मिली। ठीक वैसे ही अगर भारतीय संसद में 181 महिलाएं और लगभग 83 महिलाएं हैं भारतीय संसद में, तो 181 पहुंच जाएंगे, माने लगभग 98 महिलाएं और पहुंच जाएंगी, तो क्या भला होगा। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया है। जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने महिला आरक्षण के लिए स्वागत किया है और महिला आरक्षण के लिए लंबे समय से मांग करती रही है, संघर्ष करती रही है। और श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने तो बिहार में लड़ झगड़ करके पंचायती राज व्यवस्था में, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिलाया। महिला आरक्षण की पक्षधर है श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल। अभी किसी बड़े नेता का इस महिला आरक्षण के विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसे शरद यादव, संसद में शरद यादव जी ने कहा कि कुछ महिलाओं के आने से क्या भला होने वाला। एक बहस और इस पे छिड़ गई है कि केवल महिला नहीं, आरक्षण महिलाओं के उसमें भी वर्गीकरण कर दिया जाए, माने SC ST OBC की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। ऐसा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना ट्वीट किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने भी ऐसी मांग किया है। बड़ा सवाल यह है कि अभी तक जितने लोग अपने प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इन्होंने कोई सकारात्मक आंदोलन, बड़ा आंदोलन, सड़क का आंदोलन क्यों नहीं चलाया। या अपने कार्यकाल में महिलाओं को, जो आज मांग कर रहे हैं कि ST ST OBC महिला को भी आरक्षण होना चाहिए, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, महिला द्वय मुख्यमंत्री रही यूपी बिहार में मुख्यमंत्री रहने के दौरान SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है। ये जनता में तैर रहा, जनता में जो चर्चा हो रही, पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, उसको लेकर एक और विचार आ रहा है
कि आज महिला शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, कुपोषित है। इस देश की 50 करोड़ महिलाओं को लगभग ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, पढ़ाई नहीं मिल रही, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, रोजी रोटी रोजगार नहीं है। उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या 181 माने 83 अभी महिलाएं हैं भारतीय संसद में, 98 महिलाएं और पहुंच जाएंगी, तो उससे क्या भला हो जाएगा? ये चारों तरफ सवाल उठ रहा है। तो जब तक महिलाओं को शिक्षा ना दिया जाए, रोजगार ना दिया जाए, संपत्ति ना दी जाए, ऐसी स्थितियां ना बनाई जाए कि जिन महिलाओं को, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी, अगर आप महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, महिलाओं की बहुत अच्छे आप समर्थक हैं, तो सभी महिलाओं को कम से कम वो भूखी तो ना रहे, कम से कम वो दवाई के बिना तो ना मरे, कम से कम वो कुपोषित तो ना रहे। इन सब सवालों पर भारतीय संसद मौन है, भारतीय विधानसभाएं मौन है, भारतीय राजनीतिक दल मौन है। जब तक इस देश की लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 70 करोड़ महिलाएं हैं, आधी आबादी, तो जब तक 70 करोड़ महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, संपत्ति नहीं मिलेगी, तब तक महिला आरक्षण बेईमानी रहेगा। जैसे एससी एसटी ओबीसी आरक्षण है, चंद एससी एसटी ओबीसी पहुंच के और कहते हैं कि हिस्सेदारी का मसला है, आरक्षण हिस्सेदारी का मसला है। यह कोई ये मसला नहीं है कि सभी एससी एसटी को जो है समृद्ध कर दिया जाए, उनकी गरीबी दूर कर दिया जाए, सबको मान सम्मान दे दिया जाए। तो इस पर चर्चा हो रही है। फिर चर्चा हुई सरकार का क्या होगा, तो किसी ने कहा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लाने वाली सरकार चली गई, स्वाहा हो गई, माने जनता पार्टी की सरकार, और मंडल कमीशन को लागू कराने वाले लोगों का, लागू करने वाले लोगों का, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनवाने वाले, मंडल कमीशन के लिए कि भाई मंडल कमीशन बनाइए, जिन्होंने मोरारजी देसाई से कहा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, उनकी भी 11 अक्टूबर को जयंती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उपेक्षित है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई से कहा कि बनाइए ना इनको, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आयोग, उसकी जिम्मेदारी दीजिए बीपी मंडल जी को। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और बीपी मंडल भी रह चुके थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दोनों लोग एक साथ जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य का हाल जान लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर प्रधानमंत्री जी आ गए, माने मोरारजी देसाई, उन्होंने कहा उनसे बनवाया। कालांतर में बीपी सिंह ने उसको लागू किया। बीपी सिंह का हस्त्र आपके सामने है। एक चर्चा चल रही है कि भाई महिला आरक्षण बिल लाने वाली सरकार, जो लगभग 6.5 वर्षों की सरकार रही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो लेकर के नहीं आई, कांग्रेस नहीं लेकर के आई, और भी सरकारें नहीं लेकर के आई। अब इस सरकार का हस्त्र कहीं मंडल कमीशन की तरीके से न हो जाए कि जैसे मंडल कमीशन वाले जनता पार्टी, जनता दल का आता पता नहीं, उसी प्रकार से कहीं ये जो महिला आरक्षण का बिल लेकर के आ रहे हैं, इनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। एक आशंका है, राजनीति के पंडितों की आशंका है कि जो मंडल कमीशन लेकर के आए, मंडल आरक्षण लेकर के आए, वो स्वाहा हो गए। कहीं उसी प्रकार से जो महिला आरक्षण लेकर के आ रहे हैं, उनका भी हस्त्र कहीं ऐसा ही ना हो जाए। कुछ राजनीतिक पंडितों को मानना है कि इसीलिए कांग्रेस बचती रही महिला महिला आरक्षण लागू करने लाने के लिए, मंडल का हस्त्र देख करके कि जो मंडल का हस्त्र आरक्षण लेकर के आए, वो राजनीति में फिर समाप्त हो गए। इसलिए कांग्रेस को डर था
कि अगर हम महिला आरक्षण लेकर के आए, बिल पारित किए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी हश्र पूर्ववर्ती सरकार जैसा हो जाए। तो बहरहाल ये चर्चा चल रही है। इसी के साथ पटना की एक और खबर, नौकरियों में, खासतौर से शिक्षकों की नौकरियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है। तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने के मामले आ रहे हैं और ऐसे मामलों की संख्या लगभग 73,000 पहुंच गई है। उसकी जांच कमेटी बना दी गई है, जांच की जाएगी। तो जांच में अयोग्य पाने जाने पर, अवैध पाए जाने पर लगभग 73,000 शिक्षकों की नौकरी भी जा सकती है, ऐसी खबरें हैं। खबर लखनऊ से, तो लखनऊ में अभी हाल ही में एक इमारत गिर गई। तो इमारत गिरने से लखनऊ में रेलवे कॉलोनी में चारबाग के पीछे 5 व्यक्ति, पति पत्नी 3 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। रेलवे ने निर्धारित किया था कि यह जर्जर भवन है, इस जर्जर भवन को तोड़ दिया जाए, ये निष्प्रयोज्य हो गया है और इस पे कोई परिवार न रहे, कोई व्यक्ति न रहे, कभी भी भरभरा के गिर सकता है। इन सब चेतावनियों के बाद भी बड़े पैमाने पर उन अवैध भवनों में जो निष्प्रयोज्य घोषित कर दिए गए हैं, रहने के लिए मजबूर है। और इतना ही नहीं, एक प्रकरण हुआ बाराबंकी में। तो वो बाराबंकी में वो प्रकरण ये आया कि बाराबंकी में सुबेहा, बाराबंकी सुबेहा थाना और किरमिया गांव में कच्चा घर ढहने से भाई बहन की मौत हो गई। भारत का दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ 98 महिलाओं को बिठाने के लिए इतना बड़ा जद्दोजहद हो रहा है लोकसभा में भेजने के लिए, वहीं पर इस देश में महिला, रेलवे कॉलोनी में भी महिला मौत के मुंह में समा गई, उसको घर नहीं दे पा रहे हैं भारत के। हम ऐसे भारतवासी लोग हैं जो अपने ही भाई बहनों को एक घर नहीं दे पा रहे हैं। किरमिरिया गांव में, बाराबंकी में भाई बहन कच्चा घर ढह जाने से गिर गए, यानी पक्का घर नहीं दे पा रहे हैं, सही सलामत घर नहीं दे। और ये तो चंद घटनाएं हैं, हजारों लोग प्रतिवर्ष बरसात में, प्रायः बरसात में हजारों की तादाद में कच्चे घर होने के कारण, जर्जर भवन होने के कारण उनमें रहने के लिए मजबूर हैं और वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। रहने के लिए तो करोड़ों लोग मजबूर हैं, करोड़ों लोग कच्चे घरों में, जर्जर घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और वह उनमें से हजारों लोग प्रतिवर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। इन सब बातों को लेकर के विधानसभा में कोई बहस नहीं, लोकसभा में कोई बहस नहीं, राजनीतिक दलों द्वारा कोई बहस नहीं, सामाजिक संगठनों द्वारा कोई बहस नहीं की जा रही है। इस पर बहसें होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, पर चर्चा होना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों। एक स्थिति लखनऊ की ओर तैर रही है, एक लेखपाल को 15,000 रुपए घूस मांगने के लिए गिरफ्तार किया गया। रंगे हाथों पकड़ने वाली टीम ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो सवाल ये उठा, लोगों के बीच चर्चा हुई विधानसभा के गलियों में, गलियारों में, कि क्या यही लेखपाल मांग रहा था? हाँ, पकड़ा गया। किसी भी काम के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, खासतौर से विरासत दर्ज कराने के लिए, हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जमीन की नाप जोख कराने के लिए हजारों लाखों घूस लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, यही सब तो चल रहा है यूपी बिहार में, देश के अन्य हिस्सों में है। लेकिन जो फंस गया वो जेल चला गया, जो नहीं फंसा वो बचा है। इस पर चर्चा चल रही है कि ये एक व्यवस्था, भ्रष्टाचार की व्यवस्था, इस पर अंकुश लगना चाहिए। अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, ये चर्चा चल रही है। इस लेखपाल का प्रकरण आया कि हैसियत प्रमाण पत्र के बदले 15,000 रुपए घूस मांग रहा था। लेकिन लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर लगभग हर लेखपाल, हर सरकारी कर्मचारी रिश्वत घूस के दायरे से ही निकलना चाहता है, निकलता है।
अब उसकी शिकायत करिए। शिकायत करने में कभी कभी शिकायतकर्ता इतना परेशान हो जाता है कि वो शिकायत छोड़कर ही चल देता है, आगे उस व्यवस्था को आगे ले ही नहीं जाता है, शिकायत से जो है बैक हो जाता है। ये विषय चल रहा है। एक और विषय है जिसको लेकर के श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी चिंतित है, और उन्होंने मांग किया राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से और भारत के प्रधानमंत्री जी से। क्या कि कोटा में जिस प्रकार से छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं, इस वर्ष में लगभग 24वीं आत्महत्या हो गई, और ये आत्महत्या किया उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, छोटा सा जनपद मऊ जनपद, पिछड़ा हुआ जनपद मऊ जनपद के प्रियांश सिंह छात्रा ने, प्रियांश सिंह नामक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। कोटा में कोचिंग के लिए जो बड़ा इंजीनियर बनने का सपना लेकर के गई हुई थी, और सारे बच्चे बड़ा इंजीनियर बनने का सपना लेकर के जाते हैं। अभी लगभग 2-3 दिन पहले रांची जैसे महानगर, औद्योगिक नगर, खुशहाल शहर, विकसित शहर, एडवांस शहर, स्मार्ट शहर, और झारखंड का राजधानी शहर रांची से ऋचा सिन्हा ने भी कोटा में आत्महत्या कर लिया। तो सवाल ये है कि ये महिलाएं, ये बच्चियां, ये बच्चे, ये छात्र छात्राएं आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने उठाया। श्रीमती सिन्हा ने कहा कि इन पर अविलंब रोक ही नहीं लगना चाहिए, बल्कि इन कोटा में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इन पर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार को अविलंब श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो अन्य सरकारें हैं जहां के बच्चे जा रहे हैं, खासतौर जैसे झारखंड के बच्चे, उत्तर प्रदेश के जिस बच्चियों ने आत्महत्या किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, उन सरकारों को भी ये विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो एक आजादी के 75 साल के बाद, अमृत महोत्सव के बावजूद भी बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं को पास कर सकें। इंजीनियरिंग जैसी परीक्षा को पास करने के लिए पूरे संपूर्ण भारत में 140 करोड़ की जनता में केवल एक शहर कोटा ही जाना होगा। शिक्षा का बाजार क्या कोटा ही रहेगा? क्या एक टापू, कुछ स्थान चुनिंदा चिन्हित कर दिए गए कि सिर्फ वहीं से निकलेंगे? अच्छे कंपटीशन को पास करने के बाद बच्चे क्या कोटा से ही निकलेंगे? हर शहर से क्यों नहीं, हर गांव से क्यों नहीं? गांव और शहरों से, जिला मुख्यालयों से, राजधानी के मुख्यालयों से भी बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। कोटा जैसी जगह पे जाना पड़ रहा है, और जाकर के अगर वो इंजीनियर बन जाए, सफल हो जाए तो भी ठीक है। कहाँ गए इंजीनियर बनने के लिए, कहाँ आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। यह सरकारों के लिए, समाज के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ये सब सवाल जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी उठा रही है, और आप सब देखते रहिए जनता खबर। जनता खबर को खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचारों से अवगत कराइए, खासतौर से कोटा के संदर्भ में और महिला आरक्षण के संदर्भ में। तो
आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।